हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के साइंस जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट के बाद जो भी बच्चे आएंगे 10 में उनके लिए बहुत लाभकारी सब्जेक्ट है। सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ अध्याय पहला है और कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं एवं समीकरण। सबसे पहले तो इन चीज़ों को आपको बेसिक से नॉलेज होना चाहिए कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम बताएंगे समीकरण किसे कहते हैं। उससे पहले हम आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है, उन दोनों को आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो हमारे क्लास में बने रहिए, हम आपको दोनों को अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग भौतिक रसायन वो होता है जो कोई भी वस्तु परिवर्तन होती है और फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, भौतिक परिवर्तन कहलाती है। और जो कोई भी वस्तु या तत्व जो दूसरे अवस्था में परिवर्तित होती है और फिर अपने पुनः अवस्था में नहीं आ पाती है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भौतिक में ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी दो तत्व जुड़ के एक नए तत्व का निर्माण कर देते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम, अगर कोई तत्व है, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल पे एक मैग्नीशियम और एक तत्व ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब इन दोनों को क्या होता है, अभिक्रिया होता है, इन दोनों में अभिक्रिया होता है। तो दोनों को अभिक्रिया होता है तो उसके बाद ये दोनों बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों में बनता है MgO। इससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने सिलेबस पे ध्यान दें। कह रहा है कि आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान और विचार किया होगा कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, दूध फट जाता है। दूध क्या होता है, फट जाता है। ये जो चीज़ दे रहा है तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया, इसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। फिर दूसरे कह रहा है लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तब, ये भी चीज़ कह रहा है। तो किसी भी लोहे का वस्तु है उसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं और आर्द्रता वायुमंडल में जब आती है तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। उसके बाद कह रहा है अंगूर का किण्वन होना, जो अंगूर किण्वन होता है उससे वाइन वगैरह बनाई जाती है, तो वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद हम लोग जो भोजन करते हैं उसको पकाया जाता है, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इन चीज़ों में जितना भी परिवर्तन होता है इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इतना आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप कह रहा है कि हम लोग एक लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम का रिबन लेंगे और उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद चिमटे की सहायता से पकड़ के स्पायरिंग जो लैंप होता है उससे हम उसमें थोड़ा सा आग लगाएंगे और आग लगाने पर
उस बर्नर से जो दहन करेगा, आग लगेगा तो उससे एक राख बनेगी, और राख बनेगी तो उस राख को हम लोग इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उसको देखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो गया होगा। और वही जो चीज़ें कर रहा है कि जब हम ये रिबन को लेंगे, मैग्नीशियम रिबन को लेंगे और रगड़ेंगे तो क्या होगा, आग बन के जलेगा और जल के क्या हो जाएगा, एक अभिक्रिया बन जाएगी। अभिक्रिया बन जाएगी जिससे हम एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रूप में देखेंगे। तो यहाँ तो उसमें आपने देखा होगा कि एक चमकदार श्वेत लौ के साथ जो मैग्नीशियम रिबन है उसका दहन हो जाता है और श्वेत चूर्ण परिवर्तन हो जाता है और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हो जाता है। अब ये आग लगती है क्यों, आपको पता है कि ये आग जो लगती है उसमें ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है। तो जो मैग्नीशियम है और जब हम आग लगाए हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है तो उससे हमको क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, उसका चूर्ण मिला है। तो इस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब फिर दूसरा हम लोग क्रियाकलाप देखते हैं कि एक फ्लास्क लेते हैं, ये इसमें हम लोग गैसों के साथ अभिक्रिया करना सीखेंगे या देखेंगे कि हाँ ये कैसे अभिक्रिया करते हैं। कह रहा सबसे पहले हम एक फ्लास्क लेंगे, उसमें एक सीसा नाइट्रेट का घोल लेंगे, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे जो इस फ्लक्स में जाएगा और उसमें दोनों को मिला दिया जाएगा। मिलाने के बाद जब ये अपनी अवस्था में आएगा तो क्या होगा, उसमें से कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, उसके बाद दानेदार जो जिंक होते हैं उनको डाला जाएगा। तो ये सब आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के बाद हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है तो ये अभिक्रिया से कुछ गैसें निकलेंगे, है ना, और वो गैसें हैं H2 हाइड्रोजन गैस, और ये गैस अभिक्रिया करके नई गैस निकल जाती है। और निकलने के बाद हम लोग कुछ इसमें परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन में यही है कि वो जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा और गैसों का निकास अथवा उत्सर्जन ये तो होना ही है। फिर तापमान में भी परिवर्तन हो जाएगा। तापमान मतलब जब इन चीज़ों को डालेंगे और घुमाएंगे तो ये गर्म हो जाएंगे, तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत से अभिक्रिया होती हैं, हमारे आसपास में भी होती है, तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अब समझेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया तो अब किए हैं, उसको हम लोग समीकरण के बारे में समझेंगे। तो समीकरण कैसे होता है, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी वाक्य को किसी रासायनिक अभिक्रिया का बहुत लंबा हो जाता है और इसी को हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ऊपर दिया गया था या हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम उसके बाद हम लोग फिर ऑक्सीजन वायुमंडल से ये दो तत्व लिए और इन दोनों का क्या हुआ, अभिक्रिया कराएं। अभिक्रिया करने के पश्चात हमको ये चीज़ मिला कि इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। उसके बाद क्या मिला हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला।
यही चीज़ मिला। अब इसको हम लोग इसके प्रतीकों के नाम से लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का होता है O। तो इसमें अब इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो जो ये अभिक्रिया हुई है इसी को हम लोग सांकेतिक भाषा में इस तरह से लिख देंगे, इसी को कहा जाता है समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब इसमें एक और चीज़ होता है ध्यान देने योग्य बात कि हम जब इन चीज़ों को लिखते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, समीकरण बनाना है या लिखना है तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि ये जो होता है Mg प्लस O होता है तो ये अभिकारक होते हैं। तो इनको हम लोग अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, या क्रियाकारक कहते हैं। उसके बाद जब इन दोनों की अभिक्रिया हो जाती है तो इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, इसको हम उत्पाद कहते हैं। तो यही होता है रासायनिक समीकरण। किसी भी तत्व को आपस में ये दोनों क्या करेंगे, अभिकारक हैं। जब दोनों ये आपस में कोई भी क्रियाशील करेंगे तो इनसे नया कोई भी तत्व बनेगा तो उसको उत्पाद कहते हैं और इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। संतुलन का मतलब जब हम लोग रासायनिक समीकरण बना लिए तो उनको संतुलन करना भी आवश्यक होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे एक हम उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल से यहाँ दिया है Zn प्लस H2SO4 दिया है। उसके बाद हम इसका अभिक्रिया किए, अभिक्रिया होगा ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें पहले ये जिंक है, उसके बाद ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये दोनों जब अभिक्रिया किए हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, निर्माण हुआ। अब इनको यही देखा जाता है कि ये बैलेंस कैसे होंगे। तो जैसे इसमें ये देखा जाता है कि ये बैलेंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम इन जो तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांकों को देखेंगे। ये जिंक है तो इसका 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, SO जो है इसका 4 है। और ये जब क्रिया की है तो इसमें क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है। तो बस इस चीज़ को देखेंगे कि उधर के क्रमांक और इधर के क्रमांक जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर है कि नहीं है। तो इधर भी हाइड्रोजन का 2 है और इसका भी 4 है। तो ये दोनों का क्या हो गया है, ये दोनों संतुलन है। तो इन ऐसे ही जो आगे हम लोग संतुलित समीकरण के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे या लगाएंगे तो इन्हीं को विशेष ध्यान देना होता है। तो आपको बहुत अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। और आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ने के लिए आप ऐसे ही तत्वों को आपस में अभिक्रिया करिए और नए नए समीकरण बनाइए, तभी आपको ये स्पष्टीकरण से समझ में आएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही, और आशा है कि हमारी जो भी बताई हुई बातें हैं आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए थैंक्स।